Hi everyone. So today we are continuing with our series जो हम सेक्सुअल ऑफेंसेस पे वीडियोस बना रहे थे उसमें हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं, जो कि है सेक्शन 66। हमने पिछली बार देखा कि काफ़ी सारे रेप इन सर्टन केसेस में जिसमें हमने पनिशमेंट्स डिस्कस की थी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 66, which is punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim. वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि विक्टिम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक वेजिटेबल की तरह पड़ा होता है बेड पे। तो इस स्टेट में जब रेप विक्टिम आ जाता है तो दैट सेक्शन इज डिस्कस्ड। दिस इज द सेक्शन फॉर दैट। Whoever commits an offence punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 64 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। अब इन केसेस में 20 साल की पनिशमेंट है या उसकी पूरी लाइफ या उसकी बची हुई जो ज़िंदगी है या फिर डेथ पेनल्टी इसमें होती है, क्योंकि बहुत ही हीनियस क्राइम है। बहुत ज़्यादा इसका जो विक्टिम होता है वो कहीं का नहीं रहता, मतलब उसकी इतनी बुरी कंडीशन होती है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो रेप के बाद उसको मारने की कोशिश की जाती है। अब इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है विच इज़ अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही अनोखा केस है जिसमें कि वेजिटेटिव ये वाला सेक्शन अप्लाई होता था। ये सेक्शन पहले भी था, 376 के ABCD उनके क्लॉजेस में आता था ये एक्सेप्शन। और इसमें क्या हालत हुई उनकी, इस केस स्टडी को आज डिस्कस करेंगे। अरुणा रामचंद्र शानबाग जो थी वो एक नर्स थी। शी वर्कड इन किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल इन परेल, मुंबई। सो ये जो लेडी थी ये काफ़ी टाइम से वहाँ बहुत डेडिकेटेड नर्स थी, मैरिड नहीं थी ये, और ये वहीं पे रहती थी केम हॉस्पिटल में और वहीं पे अपनी जॉब करती थी। 27 नवंबर 1973 की इवनिंग को एक स्वीपर जो वहाँ काम करता था उन्होंने इसको अटैक किया, रेप करने की कोशिश की। उसके बाद इसको डॉग की चेन से इसकी नेक को टाई कर दिया। जब रेप करने की उसने कोशिश की तो उसको पता चला कि अरुणा के मेंसेस आए थे, वो उसके पीरियड्स चल रहे थे। तो उसने क्या किया, सोडोमाइज करने की कोशिश की, मतलब एनल सेक्स करने की कोशिश की उसके साथ। उसको बहुत ज़बरदस्ती से उसके गले से चेन बांध के उसको रेप करके वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद उसकी वजह से उसकी नेक इतनी ट्विस्ट हो गई कि सारा कॉर्टेक्स ही डैमेज हो गया। अगले दिन जब सुबह किसी ने देखा वहाँ पे जो वॉशरूम था उसमें उनकी पूरी बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तो 28 को ये नोटिस हुआ सुबह, वो भी 8 बजे, मतलब रात से लेके सुबह तक उनकी बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे। अब उस टाइम इनको डिक्लेयर किया था ब्रेन डेड, मतलब जो स्ट्रैंगुलेशन की थी चेन से उसकी कॉर्टेक्स इनकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। और एक प्लांटर एक्सटेंसर करके होता है ऑर्गन, उससे आप ब्रेन डेड हो जाते हो, आपकी सारी ब्रेन की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और सर्वाइकल कॉर्ड इनकी पूरी बर्बाद, मतलब बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। अब ये जो लेडी थी इसी हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ और 36 ईयर से यही हॉस्पिटल एक वार्ड में इनकी सेवा कर रहा था। सारी नर्सेज, सारे डॉक्टर्स इनका पूरा खर्चा देते थे। रिलेटिव्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई नहीं आता था, मैरिड नहीं थी। 36 ईयर्स से ये इनकी सेवा करी थी। 36 ईयर्स के बाद इनका जो कंडीशन थी, शी वॉज फेदर वेट, मतलब इनका वेट बिल्कुल ही नहीं था। इनकी जो स्केलेटन जैसी स्किन थी, पतली सी इनकी स्किन थी। बोन्स इनकी ब्रिटल हो चुकी थी। मेनोपॉज इनको आ चुका था, मतलब इनके चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी। देन शी वॉज नॉट हैविंग एनी बेड सोर्स, क्योंकि जो वहाँ का स्टाफ था बहुत इनकी सेवा कर रहा था, बिल्कुल अपने परिवार की तरह इनको रखा था वहीं पे ही। रिस्ट जो थी इनकी ट्विस्ट हो चुकी थी अंदर की साइड, टूथ डिके हो चुका था, मुंह में कोई भी दांत नहीं थे। मैश्ड फूड खाती थी, सिर्फ स्वॉलो भी नहीं कर पाती थी, उनके मुंह में डाल दिया जाता था। फिर कुछ टाइम बाद अभी 2010 में उनको एक फूड पाइप लगा दी थी, उसी से उनका खाना जाता था। तो इसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट नेगेटिव वेजिटेटिव स्टेट।
परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब काफ़ी टाइम तक ये वेजिटेबल की तरह ही रहती थी। अब इसमें क्या था, ये भी एप्रीहेंशंस थी कि शी कुड नॉट हियर, शी कुड नॉट स्मेल। तो इनकी एक फ्रेंड थी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, जो इनको आके मिलती रहती थी। उन्होंने इस केस में एक सेक्शन आर्टिकल 32 जो है उसके अंदर एक पिटिशन डाली कि इनको यूथेनेसिया के अंडर इनको इंजेक्शन देके इनकी लाइफ को एंड कर देना चाहिए। तो इसमें पूरी जजमेंट हो तो सकता था, ये डिसमिस भी हो जाए, लेकिन जस्टिस काटजू जो थे उन्होंने पूरा इसका डिसीजन दिया और इसको पूरा डिसाइड किया विद डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें कि उन्होंने 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया। उसमें जो प्रेयर थी वो थी इनको स्टॉप द फीडिंग, इनकी स्टॉप करके इनको पीसफुली डाई कर दे। अगर उनकी फीडिंग स्टॉप हो जाए तो उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था। फिर इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई कि इसमें नेक्स्ट फ्रेंड किसको बनाया। नेक्स्ट फ्रेंड का ये मतलब होता है कि किससे डिसीजन ले, क्योंकि रिलेटिव्स तो आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक एनालिसिस किया कि ये जो इनकी फ्रेंड थी विरमानी जी, उनको नेक्स्ट फ्रेंड डिक्लेयर किया जाए कि इनके जो डॉक्टर्स और सारे स्टाफ जो इनका 36 ईयर से ख्याल रख रहे थे उनको डिक्लेयर किया जाए। तो फिर अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि इनके जो नेक्स्ट फ्रेंड थे वो इनके डॉक्टर ही होंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंपैशनेट वे में उन्होंने सारा खर्चा उठाया। एक वार्ड इनको स्पेशल दी हुई थी, नर्सेज आते जाते इनकी, तो उनको डिक्लेयर किया नेक्स्ट फ्रेंड। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इनको नहीं मारना चाहते। अभी भी कहते हैं जैसे म्यूज़िक लगाते थे, रिस्पॉन्ड करती थी, रूम में जाते थे, थोड़ी बहुत हरकत थी, तो वो कोई भी नहीं चाहते थे। तो उनके डिसीजन पे इनको यूथेनेसिया तो नहीं अप्लाई हुआ इन पे, लेकिन एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट पास हुई जिसमें कि 3 टाइप के डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया। एक तो थे हेड ऑफ द साइकेट्री विंग, जो इनका सारा मेंटल सेटअप वो करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट थे वहाँ के जो डिपार्टमेंट, और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनको टाटा मेमोरियल के, इन सबको बुलाया गया, एक पैनल सेटअप किया गया। उसके बाद हर एक की रिपोर्ट ली इन्होंने, डिटेल्ड रिपोर्ट तीनों ने दी कि इनकी कैसी एक्टिविटी होती है। जैसे इनको कोई मीठी चीज़ दिखाई तो क्या एक्टिविटी होगी, इस टाइप से इन्होंने बहुत डिटेल्ड बनाया। 2010 में मैंने आपको जैसे कि बताया कि राइल ट्यूब लगा दी थी। राइल ट्यूब होती है जो जिससे कि खाना जाता है। तो 2010 से, लेकिन फिर भी कोई भी स्टाफ कैम हॉस्पिटल का चाहता ही नहीं था कि इनको मारा जाए। वो कहते कि हम इनकी पूरा देखभाल करेंगे, एंड मोमेंट तक करेंगे। तो नोबडी वांटेड यूथेनेसिया, बिकॉज इंडिया में वैसे भी पीपल आर वेरी वेरी अटैच्ड। अब जैसे कि आई वेंट फॉर LLM टू अमेरिका, तो वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी। एक हेल्थ केयर प्रॉक्सी नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे लॉयर्स ही उसको ड्राफ्ट करते हैं। यू कैन हैव अ कार्ड ड्राफ्टेड बाय अ लॉयर, उसमें आप अपनी लास्ट एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। जैसे कि मेरा एजेंट मेरा बेटा होगा, और किस कंडीशन में मैं जाना चाहूँगी, मतलब अगर मेरी टांगें टूट गई तो मुझे आप यूथेनेसिया कर देना। यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बट हेल्थ केयर प्रॉक्सी जो अमेरिका में, ये बहुत अच्छा एक रूल है जिसमें कि आप अपनी डिसाइड कर सकते हो अपनी कंडीशन ऑफ डेथ। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी, प्रॉपर रिपोर्ट बनी, सब कुछ हुआ, मतलब इसमें उनका बेस्ट इंटरेस्ट कंसिडर हुआ, फिर ये कंसिडर हुआ कि कौन उनका नेक्स्ट फ्रेंड बनेगा। मतलब एक एक डिटेल में जजेस ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पैनल बनाया। लेकिन अल्टीमेटली जो उनका नेक्स्ट फ्रेंड था, दे सेड कि वी डोंट वांट टू लेट हर डाई, वी विल टेक केयर ऑफ हर टिल द एंड। उनको एंड में फिर वो उनकी डेथ हुई थी जब उनको निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया से उनकी फिर बॉडी जवाब देगी थी, तो उनकी डेथ हुई थी। बट उनको यूथेनेसिया नहीं दिया था, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट नहीं किया था। तो इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया बोलते हैं, जिसमें कि जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है वो आपका पेरेंट बन जाता है और वो आपके लिए डिसाइड करता है। तो वो इसमें एप्लीकेबल हुआ था। अब इसमें अल्टीमेटली क्या डिसीजन हुआ, इस केस में उनको यूथेनेशिया तो नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि द फाइनल पर्सन हु विल टेक अ कॉल विल बी द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी वांट्स सच काइंड ऑफ, अगर जैसे इस केस में भी वो कहते हैं कि अगर कैम हॉस्पिटल किसी स्टेज पे डिसाइड करता है कि भाई इनको हमने अब इनका टाइम आ गया, बहुत सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो इनको यूथेनेसिया हमने करना है, so then they should apply to the court first and the court will decide after all the relevant doctor reports and everything कि होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली कोर्ट होता है, and the second deciding factor is the next friend, जो कि कोर्ट ही डिक्लेयर करता है कि कौन इनका नेक्स्ट फ्रेंड सबसे क्लोज जिसने इनकी सेवा की होगी। दैट इज इवन विरमानी जी जो थी, जिन्होंने ये पिटिशन डाली थी आर्टिकल 32 में,
उनको भी नेक्स्ट फ्रेंड डिक्लेयर नहीं किया, जो इनकी टेक केयर कर रहे थे हॉस्पिटल उनको डिक्लेयर किया था। सो ये वेजिटेटिव स्टेट का ये है। उसके बाद आता है सेक्शन 67, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब कोई हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन चल रहा है, उसके बीच में अगर वो जाके फोर्स करता है वाइफ को, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेप, और उसमें पनिशमेंट 7 साल की है और फाइन भी लगेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, पुलिस मैन, IAS ऑफिसर, एनी बॉस, सेक्शन 68 में वो डिस्कस किया गया। Whoever being in a position of authority or a public servant, superintendent, manager of a jail, remand home, management of a hospital, or being on the staff of a hospital, abuses such position to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. इन केसेस में पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जैसे अपने जेल में कोई इनमेट है उसका रेप हो जाता है, या फिर हॉस्पिटल में कोई नर्स है, इन केसेस को इसमें कंसिडर किया गया है। उसके बाद हमारा इसी सेक्शन में सेक्शुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, सेक्शन 63 में जो हमने रेप के देखे। फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 63 शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। सुपरिटेंडेंट की डेफिनेशन दी हुई है, जो जेल में होता है, रिमांड होम और ईदर अदर प्लेस, इंक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन सच जेल, रिमांड होम और प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी वाली फिगर वहाँ पे जो है दैट इज इंक्लूडेड। द एक्सप्रेशंस हॉस्पिटल एंड वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन शैल रिस्पेक्टिवली आर द सेम मीनिंग्स एज जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब इसके बाद आएंगे जी सेक्शन 69, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एंड गैंग रेप। ये मैं आगे डिस्कस करूँगी, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद केस लॉ। सो यू कैन गिव योर क्वेश्चंस, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो आप बता सकते हैं, यू कैन गिव योर कमेंट्स, ऑल आर वेलकम। थैंक यू।